कल की वीडियो में हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे अल्टरनेटिव पावर्स ऑफ सेंटर का सेकंड चैप्टर, सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है आसियान। आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसमें हम लोगों को बेसिकली 3 एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है और 4 नेशंस के बारे में पढ़ना है। एसोसिएशन में हम ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं जिसको यूरोपियन यूनियन कहा गया है, दूसरा आसियान है और तीसरा है ब्रिक्स। वहीं नेशंस में आपकी बुक में जो दे रखा है वो फिलहाल दे रखा है चाइना के बारे में दे रखा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें रशिया, इंडिया और इजराइल, इन 3 को भी हमें अलग से पढ़ना है। तो इनको हम धीरे धीरे अगली आने वाली हर वीडियोज़ में पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम पहले फोकस करते हैं आसियान के ऊपर। आसियान का मतलब है, हिंदी में है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ऐसा संगठन जो दक्षिण पूर्व के एशिया का देश है, उन देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया। संगठन किस लिए बनाया गया? ताकि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, वो कंट्रीज़ आपस में मिलके अपने काम को सही तरह से कर सकें। अब इंग्लिश में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इन नेशंस को मिला के एक ग्रुप बनाया गया जो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, उनको मिला के आसियान बनाया गया। एस्टैब्लिश हुआ था 1967 में। एक बैंकॉक घोषणा पत्र था, बैंकॉक डिक्लेरेशन था, क्योंकि उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। और स्पेशली उस टाइम पे 5 मेंबर्स कंट्रीज थे, फाउंडिंग मेंबर्स जिनको हम कहते हैं, संस्थापक देश जिनको कहते हैं, वो सिर्फ 5 थे उस टाइम पर। वो फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी? पहले थी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एंड थाईलैंड। बट बाद में क्या हुआ कि और 5 कंट्रीज़ को बाद में इंक्लूड किया गया। और वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो ये जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे पहले वाले, और 5 जो अब बाद में इंक्लूड हुए, उन दोनों को मिला के कितने टोटल कंट्रीज़ हो गए? 10 कंट्रीज़, 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं आसियान में। और आसियान में 10 कंट्रीज़ होने के साथ में ये पूरा एक ग्रुप बन जाता है। अब हम देखते हैं कि आसियान का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आसियान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, तो स्पेसिफिकली 2 इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जनरली ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, बट जो आसियान एक ग्रुप है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक का हमारा विकास है, आर्थिक विकास जो है, उसको हम तेज करें, और तेज करके हम उस तेज हुए आर्थिक विकास के माध्यम से हम क्या करें? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी हम हासिल करें। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आप जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, हम उस डेवलपमेंट के साथ साथ में हम जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे मेंबर्स हैं, हमारी जनता है, उस जनता का हमारा सोशल जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करना है। साथ में सांस्कृतिक का मतलब क्या है? कि जो उनकी कल्चरल चीज़ें हैं, उनकी लैंग्वेज है, उनकी चीज़ें हैं, उनके मंदिर हैं, उनका धर्म है, उनका भी कहीं ना कहीं हमें संरक्षण करना है। इसके लिए आसियान को फॉर्म किया गया। सेकेंड थिंग, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि जो आसियान रीजन है, मतलब 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में जो पीस है और स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि वहाँ पर कोई उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, उनको कम किया जाना चाहिए। इसलिए क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ाना आसियान का दूसरा मेन उद्देश्य था। बाकी अगर उद्देश्य देखें तो इसका मतलब है कि हाँ, अपने जो हमारे आसियान समूह है, उस समूह को अच्छा बनाना, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि हम और बाकी देशों के साथ में कंपेयर हो सकें। लेकिन इन 2 उद्देश्यों के साथ साथ में हमने जैसा पढ़ा यूरोपियन यूनियन में कि वो एक ग्रुप है जो 28, अभी तक फ़िलहाल 27 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में। उन 27 कंट्रीज़ से मिलके सबने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाया इसलिए कि ग्रुप्स के जो नेशंस के ऊपर एक ग्रुप होगा। लेकिन जो आसियान एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 10 जो कंट्रीज़ हैं वो सब एक साथ रहेंगी, एक साथ है, और इसमें कोई अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन गया। ये सारी जो 10 कंट्रीज़ हैं, वो 10 कंट्रीज़ मिलकर एक अलग से ग्रुप बनाया है जिसमें वो सब बराबरी की हैं। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, उसमें क्या है कि 27 लोगों ने मिलकर तो बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है EU जो है, यूरोपियन यूनियन जो है, वो मोस्ट प्राइमर है, मतलब वो पहले है, बाकी फिर नेशन है। पर आसियान में क्या है कि सभी देश बराबर हैं, कोई हमारा आसियान पहले नहीं है, हम सब एक अलग से देश हैं और हम सब के सब साथ में हैं। अब हम पहले एक बार देख लेते हैं कि UN
सॉरी यूरोपियन यूनियन और जो हमारा आसियान है इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इसका मतलब है कि कौन कौन सी समानताएं हैं, कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंसेस कौन कौन से हैं जो यूरोपियन यूनियन और आसियान के बीच में हैं। पहला है कि यूरोपियन यूनियन की तरह जो आसियान है वो सुपर नेशनल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अधिराष्ट्रीय संगठन का मतलब होता है कि कोई भी जो देश हैं उन देशों से ऊपर एक संगठन बन जाए। जैसे कि हमने अभी देखा यूरोपियन यूनियन में कि जो यूरोपियन यूनियन था उसके 28 देशों ने मिलकर एक देश को एक ग्रुप को बनाया। वो जो ग्रुप था वो ग्रुप प्राइम आता है, पहले आता है। लेकिन जो हमारा आसियान है, आसियान के साथ ऐसा नहीं था। दूसरी चीज़ क्या थी कि आसियान ने एक अलग तरीका अपनाया था, आसियान शैली अपनाई थी, आसियान वे अपनाया था। उस वे के तहत क्या था कि ये अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आराम से बैठ के शांति से चुपचाप से बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी डिस्प्यूट के उनको सुलझाना था। ये अनऑफिशियली हो सकता है कि ये बातचीत के माध्यम से हो। इसमें बेसिकली ये था कि ये लड़ाई ना करें। तो आसियान शैली जो थी वो एक तरह से कहीं ना कहीं आसियान की विशेषता है, लेकिन ऐसा कहीं पे भी यूरोपियन यूनियन में नहीं था। उनका अलग से चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि समानताएं कौन कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो हमें आसियान में भी मिलती हैं और यूरोपियन यूनियन में भी मिलती है। अब जैसे कि आप जानते हैं इन दोनों में सेम यही है कि दोनों में कंट्रीज़ मिलके बनी हैं। भले ही आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन में अभी फ़िलहाल के लिए 27 कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रीजनल पावर ब्लॉक है, रीजनल एक वैकल्पिक सत्ता का केंद्र है। दोनों में ये समानता है, चाहे वो आसियान हो चाहे ये यूरोपियन यूनियन हो। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसके अलग से चीज़ें हैं। आपने पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन की अलग से मुद्रा है, करेंसी है, यूरो है। उनका अलग से एक जोन है जिसको शेंजन जोन कहा जाता है, जिसमें वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे इसके अलावा इसमें है कि उनके एक कॉमन मार्केट है। कॉमन मार्केट का मतलब है कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं सब कॉमन होती हैं, उसी के अंदर होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या है कि जो आसियान है, आसियान ने भी इस शैली को फॉलो किया, इस वे को फॉलो किया। मतलब कि आसियान ने भी 2003 में आके, जब 1967 में बना था, पर 2003 में आते आते उन्होंने क्या किया, अलग से जो यूरोपियन यूनियन में जो चीज़ें थी, कॉमन चीज़ें थी, वो सब इन्होंने बनाना शुरू किया। तो आसियान ने सबसे पहले बनाया आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाया, एक समुदाय को बनाया जो सुरक्षा से संबंधित सारी चीज़ों को देखती थी। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो था ये चाहती थी कि जो हमारा कोई भी डिस्प्यूट अगर है वो डिस्प्यूट बिना सैनिक जो हस्तक्षेप है उनके ही निपट जाए। इसका मतलब है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई 2 बॉर्डर कंट्रीज, मान लीजिए लाओस और ब्रुनेई के बीच में कोई समस्या है, तो उसमें आप मिलिट्री को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। जो बात करनी है आप इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आर्म चीज़ को, जो हमारी आर्मी है, आर्मी को यूज़ करके हम सॉल्यूशन को निकालें। तो इसीलिए इसमें कहा गया। साथ में क्या है कि जो दूसरा है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो आर्थिक समुदाय आसियान का था। इसका मतलब ये था कि जो हमारा एक मार्केट है, हम 10 कंट्रीज़ एक साथ में हैं, और एक साथ होने का क्या है कि हम 10 कंट्रीज़ अपने 10 कंट्रीज़ हैं वो सब के सब मिलकर हम एक कॉमन मार्केट बनाएंगे, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, जिससे कि हम अपने देश को और अपने जो हमारी कंट्रीज़ हैं, हमारा जो ग्रुप है आसियान, उसको हम अच्छा बना सकें। साथ में हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम करेंगे, इसमें क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ों को हम लोग फ्रीली आने जाने देंगे, उसमें हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा था आसियान का सोशो कल्चरल कम्युनिटी। सोशो कल्चरल कम्युनिटी का मतलब है कि जो वहाँ की जो सांस्कृतिक विशेषता है, जो वहाँ का सामाजिक विकास है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर है, वहाँ का जो धर्म है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, उन सब परंपराओं को हमें सहेज के रखना है, उनको हमें संभाल के रखना है। ये आसियान ने अपनी 3 कम्युनिटीज़ बनाई। इन 3 को हम 3 पिलर्स कहते हैं, 3 स्तंभ कहते हैं, जिस पर आसियान टिका हुआ है और इसी के आधार पर अपना काम को संचालित करता है। अब एक बार हम फिर भी देख लेते हैं परिभाषा के तौर पे कि आसियान वे क्या है, आसियान शैली का है। अनौपचारिक मतलब कि जो इनफॉर्मल वेज होते हैं, टकराव रहित मतलब जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट लेस जहाँ पे चीज़ें हों। सहयोगात्मक, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप से विवादों को सुलझाना है, वो एक आसियान शैली है। आसियान शैली की वजह से ही आसियान काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपके एग्जाम में जनरली पूछी जाती है कि विजन दस्तावेज जो है, विजन डॉक्यूमेंट 2020 क्या है, किससे रिलेटेड है ये। दरअसल ये जो विजन 2020 है, ये आसियान का विजन है। मतलब विजन का मतलब है कि इनकी दूरदर्शिता, इनको क्या प्लान करना है, वो उस विजन में दिखाया गया है। तो पहला है बहुमुखी
भूमिका मतलब एक्सट्रोवर्ट रोल। इसका मतलब है कि सिर्फ हमें अपने ही देश के बारे में नहीं सोचना है, हमारा जो ग्रुप है हम ग्रुप के बारे में भी जोड़ेंगे, सोचेंगे, हम उस ग्रुप से जुड़ेंगे, बाकी और दुनिया का जो देश हैं उन देशों से हम जुड़ेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही देश के साथ में हम बाइंड हो गए कि नहीं हम इसी के साथ रहना है, ऐसा नहीं है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि हम ऐसी भूमिका अदा करेंगे जहाँ पे हम बाकी और देशों के साथ में भी मित्रतापूर्वक फ्रेंडशिप के साथ में हम अपना रिलेशन को बिल्ड कर सकें। सेकेंड थिंग इज टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना, मतलब कि इनकरेज करना है हमें नेगोशिएशंस को। नेगोशिएशन का मतलब है कि हमें बातचीत करना है। ये नहीं कि अगर हमारा कोई बीच में डिस्प्यूट्स है उन डिस्प्यूट्स को हम किसी भी तरह से आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में कन्फ्लिक्ट नहीं बनाएंगे, मतलब कि हम आर्मी को उसमें इंडल्ज नहीं करेंगे। हमें जो करना है हम नेगोशिएशन अपने रीजन में अपने बातचीत के दौरान कर सकते हैं। बातचीत के माध्यम से अपने डिस्प्यूट्स को हमें सुलझाना है। ये चीज़ आसियान विजन 2020 का सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि जो ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, हमारे 10 कंट्रीज़ जो हैं, इन कंट्रीज़ के बीच में हम लोगों को अपने ट्रेड को बढ़ाना है और साथ में हम लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, ताकि हम इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और उससे क्या होगा कि हमारे जितनी भी नीड्स हैं, स्पेशली हमारी जो जनता है, इन आसियान देशों की जितनी जनता है उस जनता का भला कर सकेंगे। उसको बढ़ाना भी आसियान विजन 2020 का एक मोटिव है या फिर आप बोल सकते हैं फीचर्स है। ये हमने अभी तक देखा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत आपको पता होना चाहिए कि आसियान और इंडिया, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है। जनरली आसियान का रिलेशन जो है हमारा इंडिया के साथ में काफ़ी अच्छा फ़िलहाल के लिए है और स्टार्टिंग से अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग जो हमारा हुआ 2018 में हम लोगों ने 25 साल हमारे हो गए हैं जो हमने पूरे आसियान ग्रुप के साथ में हम लोगों ने जो रिलेशन बनाए वो हमारे बनना शुरू हुए 2018 में 25 साल हो चुके थे उसके लिए। इसके लिए हम लोगों ने, आप जानते हैं, आपने 11th क्लास में भी चीज़ पढ़ी है कि हम लोगों ने 1991 में अपनी LPG रिफॉर्म्स अपनाए थे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने समझा था, जिसमें हम लोगों ने निजीकरण था हमारा, साथ में हमारा उदारीकरण था, वैश्वीकरण को हमने पढ़ा था। उसके बाद से क्या था कि भारत को भी कहीं ना कहीं अपने आर्थिक विकास की चिंता थी, कहीं ना कहीं हम लोगों को चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना था। तो उस वजह से क्या था कि हम लोगों ने एक नीति अपनाई और नीति क्या थी, वो थी हम लोगों ने 1991 में अपनाई थी लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट का मतलब जो इंडिया के ईस्ट में है, मतलब इंडिया का जो हमारा देखें, इंडिया हमारा जो ईस्ट मतलब कि जो वेस्ट बे ऑफ बंगाल है उस साइड से आगे जितनी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ की तरफ देखें हम। इसका मतलब है कि हाँ वहाँ उस कंट्री में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे श्रम सस्ता है, बड़ा बाज़ार है, साथ में वहाँ के लोग जो हैं उनको नीड्स है, वहाँ पे उनको ज़रूरत है सामान की, तो हम वो चीज़ भी देखें, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, तो हम अपने जो ट्रेड हैं उनको बढ़ाएं। इसके साथ में ये है कि हमारा जो ये थी लुक ईस्ट पॉलिसी अब जाके फ़िलहाल एट प्रेजेंट जो है ये अब बन गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट का मतलब था कि हम सिर्फ सोचते थे कि हाँ हमें वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है, हमने काम करना है, लेकिन अब हम एक्ट ईस्ट के तहत क्या है कि हम अब उसमें काम करते हैं। फ़िलहाल हम उसमें एक्शन लेके रखे हैं, हम लोगों ने चीज़ें शुरू करी हैं। इस एक्शन के तहत हम लोगों ने देखा है कि म्यांमार, थाईलैंड के साथ में हम लोगों ने अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया है। म्यांमार के साथ में हमारा कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है जो कालादान रिवर के ऊपर है, ताकि हम कनेक्टिविटी मतलब संचार को बढ़ाया जा सके। हम लोग चाहें तो हम जुड़ सकें वहाँ पे, अगर हमें कुछ ज़रूरत हो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का है तो वो हम लोग उसको सेटल कर सकें। इसके साथ साथ में क्या था कि जो 2018 का हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया था, उस रिपब्लिक डे के परेड में जो आसियान देश हैं 10 कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं उन हेड्स को हम लोगों ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया था इंडिया में। इसका मतलब है कि कहीं ना जब वो 10 के 10 आए हैं, इसका मतलब है कि वो हमारा रिलेशन, हमारी चीज़ें उनके साथ अच्छी हैं, तभी तो गेस्ट आते हैं। अगर हम बुलाते हैं किसी को गेस्ट के तौर पे, अगर वो हमारे रिलेशन अच्छे हैं तभी तो आते हैं। ऐसे इसके साथ में क्या है कि हम लोगों ने कुछ जो आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री के स्पेशल, आसियान में 2 कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया और सिंगापुर और थाईलैंड। सिंगापुर और थाईलैंड में क्या है कि हम दोनों ने, इन दोनों कंट्रीज से इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी लिस्ट बन जाती है, उस लिस्ट में जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं, जितनी सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज पे बिना किसी टैक्स के या फिर बहुत मिनिमम ड्यूटी के साथ में ट्रेड किया जाता है। ये हमने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ में हमारा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। इसके साथ साथ इंडिया ये ट्राई कर रहा है कि हम लोग पूरे आसियान के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, पूरे आसियान मतलब 10 देशों के साथ में, ताकि हमारा विकास और उन देशों का विकास आसानी से हो सके।
इसके साथ साथ हमारे भारत और जो आसियान हैं उनके बीच में हमारे सांस्कृतिक और जो हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं वो काफ़ी समान रहे हैं, मतलब इक्वल रहे हैं। कैसे रहे हैं? हमारे इंडिया में जो हिंदू धर्म है या फिर बौद्ध धर्म जो है, जैन धर्म जो है, ये हमारे यहाँ पे इंडिया के धर्म मेजर धर्म हैं। लेकिन जो धर्म बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं एशियन देश का भी, एशियन ग्रुप का भी धर्म बन चुका है। वहाँ पे भी जनरली बहुत बुद्धिस्ट कंट्री हैं। जैसे इंडिया से बुद्ध धर्म को आगे बढ़ावा दिया गया, वो पहले ईस्ट में ही आगे गया था। जो अशोक थे, राजा अशोक थे, उनके भी जो बेटे थे, उनके बेटी जो थी, उन्होंने बुद्ध धर्म का जो प्रचार किया था, उन्होंने आगे इसी तरह से आगे बढ़ाया था। इसका और साथ में ये है कि कॉमन चीज़ हमारी ये है कि एक कंबोडिया में एक मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, वो बुद्धिस्ट एक मंदिर है। ये दिखाता है कि हमारे जो लीनेज है, मतलब हमारी जो विरासत है, जो हमारी हेरिटेज है और जो हमारी साथ में जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं, वो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। और जब अगर हमारी ये चीज़ एक तरह से सॉफ्ट पावर में आती है, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि हम अपने देश में अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ इस वजह से क्या है कि हमारा आसियान और भारत के बीच में जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और इसी से पता चलता है कि हाँ, भारत एक उभरती शक्ति है जिससे सारे देशों के साथ में रिलेशन अच्छे बन रखे हैं। ये हमने अभी आसियान के बारे में जाना। हम अगली वीडियो में अगली और चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसी के लिए अभी बस, थैंक यू सो मच।